अजीज तलबा तलबा, हमने स्टार्ट किया था एनर्जी बेस्ड थ्योरी। याद रखिएगा बेटा, इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये with respect to examination point of view and with respect to physics concept। क्योंकि एनर्जी बेस्ड थ्योरी को हमें बहुत सारी जगहों पर अप्लाई करना पड़ता है या इसकी बेस पर चीजों को हमें है माइक का प्रॉब्लम। यस, माइक में ठीक है। आप आवाज आ रही थी? अच्छा, आप जरा डिफरेंस देख लें माइक। अच्छा बच्चों, यस, अच्छा बच्चों, बात यह है कि बिलखसूस जहाँ पे हमें कंडक्शन वगैरह की, कंडक्टिविटी की, रेजिस्टिविटी की, टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करनी पड़ती है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव, तो वहां पे एनर्जी बेस्ड थ्योरी का हमें सहारा लेना पड़ता है। और ये सारा कुछ काफी सारे चैप्टर जो यहाँ से अप्लाई होंगे और आपको बोला कि है बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ रहे। बेटा कल मैंने बात शुरू की थी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए एक चीज की समझ आपको होनी चाहिए, तो मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, फिर मैं बेल्ट पे जाऊंगा। सबसे पहली बात एनर्जी बेल्ट थ्योरी, तो यहाँ पर बेल्ट हम किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्बिट्स को हम बेल्ट कहते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्बिट्स को अगर हम क्या कहते हैं? बेल्ट कहते हैं। आइए देखते हैं। नॉर्मली एक एटम के बिहेवियर को आपने बहुत अच्छी तरह स्टडी किया हुआ है। मसलन आपने केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में 9th से लेकर 2nd ईयर तक आप एक एटम के ओवरऑल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, और फिजिक्स में इंशाल्लाह एटॉमिक फिजिक्स में हम इसको पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर को बड़े डिटेल में, फिर आपको पता है आंसर। आपने कल कहा जनाब, ये हमारे पास सेंटर में किसी एटम के पास चार्ज न्यूक्लियाई है और इसके गिर्द रिवॉल्व करते इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल। बेटा पहला ऑर्बिट फील्ड हुआ तो दूसरे ऑर्बिट में चलेंगे इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट फील्ड हुआ तीसरे में, चौथे में, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऑर्बिट फील्ड हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, आपने कल कहा कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, बेटा उस ऑर्बिट वो इमेजिनरी पाथ होता है और उसका नाम है, उसका जिस इमेजिनरी पाथ पर रिवॉल्व करते हैं उसका नाम है क्या? ऑर्बिट। ठीक है बेटा, आपके पास पहला ऑर्बिट फिर शेल फिल होगा, ऑर्बिट फिल होगा, दूसरे में दूसरा फिल होगा, तीसरे में तीसरा फिल होगा, चौथे में जाएगा। अब बेटा आउटर मोस्ट फिल, यानी वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन का बायस होते हैं। फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ ऑक्टेट ये कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब किसी भी शेल की कंडीशन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए एटम की। तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लिहाजा केमिकल रिएक्शन भी आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन की, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन की सारे डिपेंड करते हैं। तो बेटा ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, शेल है, इसको वैलेंस शेल कहते हैं आप। और वैलेंस शेल से नीचे के तमाम शेल, तमाम ऑर्बिट कंप्लीटली फिल होते हैं इन ग्राउंड स्टेट। बेटा ये आ गया बैलेंस शेल जो कंप्लीटली फिल हो भी सकता है ब्लड गैस और नहीं भी हो सकता। तो बेटा इस बैलेंस शेल के बाहर या बैलेंस शेल में होते, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो, वो ऑर्बिट जिसमें जाके, वो शेल जिसमें जाके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, न्यूक्लियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, सॉरी न्यूक्लियर इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत उसको बाउंड न रख सके, फ्री हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? कंडक्शन। अब एटम में तो नॉर्मली वो फ्री रैंडमली मूवमेंट की सूरत में इतने फ्री तो नहीं होते। ये चीज उठा के हम किसमें लेके जाएंगे? मटेरियल।
अब बेटा आपने कल कहा था कि कोई स्पेसिफिक ऑर्बिट, फॉर एग्जांपल यहाँ ऑर्बिट है, यहाँ ऑर्बिट है, इन दोनों ऑर्बिट के दरमियान एक गैप है जो ऑर्बिटल रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता। तो बेटा ये इन दोनों ऑर्बिट के दरमियान ऑर्बिटल रीजन है और एक एनर्जी गैप पाया जाता है। फॉर एग्जांपल इस ऑर्बिट में एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर ले लेते हैं, इसमें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा हो जाएगी इस ऑर्बिट से, और जो एनर्जी डिफरेंस है वो यहाँ का एनर्जी गैप है दोनों ऑर्बिट, ये ऑर्बिटल रीजन वगैरह। मैंने कल कहा था बहुत इंपॉर्टेंट जुमला, कौन सा ऑर्बिट अलाउड है जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, क्योंकि रिवॉल्व करते हुए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो प्रोवाइड कर रहा है न्यूक्लियस में। तो बेटा न्यूक्लियस की अप्लाई की फोर्स पे डिपेंड करता है कौन सा ऑर्बिट अलाउड है कौन सा अलाउड नहीं है। तो बेटा इसका मतलब है ऑर्बिट का पाथ और ये सारा कुछ ये डिसाइड होगा फोर्सेस। बेटा जब भी ये एटम में ये रब कर देता हूँ, ये जो छोटी छोटी चीजें लिखी हुई है ये आपको डिस्टर्ब करेंगी क्योंकि शायद यहाँ नजर आने में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा अब जब हम मटेरियल की बात करते हैं बात गौर से सुनिएगा। मटेरियल में चूंकि हजारों एटम एक दूसरे के साथ मतलब करीब करीब रह रहे होते, जब वो हजारों एटम एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं तो अब उस एटम के ऑर्बिट पे या इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स सिर्फ वो न्यूक्लियस की फोर्स नहीं होगी बल्कि बेटा नाइबरिंग एटम भी फोर्स लगा रहे हैं, ये नाइबरिंग एटम भी फोर्स लगा रहे हैं। पता चला कि नाइबरिंग एटम की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से बेटा इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स की सूरत-ए-हाल थोड़ी सी चेंज हो जाए। बेटा याद रखें आपने इंडिपेंडेंट एटम डिस्कस करके आपने इलेक्ट्रॉन और उस पर लगने वाली फोर्स यानी न्यूक्लियस की फोर्स की बात की, लेकिन जब कोई एटम मिलके मटेरियल की सूरत-ए-हाल जब हम देखते हैं, सारे मटेरियल की सूरत-ए-हाल देखते हैं तो बेटा वहां तो उसी एटम पे एक न्यूक्लियस लगाया जा रहा है, लेकिन नाइबरिंग एटम भी उस पर क्या लगा रहे हैं फोर्स। वो फोर्स दो तरह की हो सकती है, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। लेकिन ये मैग्नेटिक का क्या चक्कर है ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के फौरन बाद हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। बेटा एक बच्चे ने कैमरा ऑन किया हुआ है, मैं उसको ये कहना चाह रहा हूँ कि वो बंद कर दे कैमरा। अच्छा बच्चों आपने आपने जहां तक ये कहा कि क्या होगा एक एटम पे लगने वाली फोर्स की सूरत जब बदल जाती है इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स की, तो बेटा अब इलेक्ट्रॉन का वो जो अलाउड पाथ है वो जिस पे वो रिवॉल्व कर सकता है उस पाथ की विड्थ बढ़ जाती है। अब बेटा उस अलाउड पाथ की विड्थ बढ़ जाती है, ये एक सिंगल पाथ था ऑर्बिट का। अब बेटा उसकी रेंज बढ़ जाती है, विड्थ बढ़ जाती है और अब ये सूरत-ए-हाल बन गई एक ऑर्बिट अब स्प्लिट हो गया इन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में। स्प्लिट होने का मतलब है इसकी विड्थ बढ़ गई। 900 महीने पहले रास्ता था अब सड़क बन गई, 900 महीने पहले एक रास्ता था अब पूरी सड़क बन गई। लेकिन ये कब बनेंगी जब मटेरियल की सूरत-ए-हाल में डिफरेंट एटम स्प्लिटिंग। इसी तरह इस ऑर्बिट में भी इसकी विड्थ भी बढ़ गई, ये ऑर्बिट भी ग्रुप ऑफ ऑर्बिट में स्प्लिट हो गया। मींस क्या इलेक्ट्रॉन यहां से भी गुजर सकता है, यहां से भी गुजर सकता है, यहां से भी, यहां से भी। वो इलेक्ट्रॉन अब ये है कि थोड़ा सा वाइडर हो गया उसका इमेजिनरी पाथ। इसी तरह ये है तो बेटा एक ऑर्बिट स्प्लिट होके ग्रुप ऑफ ऑर्बिट में बदल जाता है, एक ऑर्बिट स्प्लिट होके ग्रुप ऑफ ऑर्बिट में तब्दील हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं बेल्ट कहते हैं। वो नहीं
पोस्ट गलती से होता है। अच्छा बच्चों, मैंने ये कहा कि जब एटम मटेरियल की शक्ल में जाते हैं, मटेरियल बनाते हैं, नंबर ऑफ एटम मिलते हैं या बिलियंस ऑफ एटम मिलते हैं, तो बेटा हर एटम पे लगने वाली साइड इर्द गिर्द से फोर्स की वजह से उस एटम का अपना उस एटम के अंदर जो ऑर्बिट्स हैं, जो इमेजिनरी पाथ है, जो अलाउड इमेजिनरी पाथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन निकाल करना है, वो ऑर्बिट सप्लेट हो जाता है इन नंबर ऑफ ऑर्बिट। उसके सप्लेट होने के इन नंबर ऑफ ऑर्बिट में सप्लेट होने का मतलब ये है कि अब उस ऑर्बिट की जो विड्थ है बढ़ गई है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से भी रिवॉल्व करके जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है। तो बेटा ये जो विड्थ बढ़ गई है नंबर ऑफ ऑर्बिट की कॉम्बिनेशन से एक लेवल डिसाइड हुआ, इसको आप क्या कहते हैं? बेंड कहते हैं। ठीक है बेटा, ऑर्बिट की एनर्जी लेवल को शो करता है। ये ऑर्बिट एक खास एनर्जी लेवल को शो करता है, ये ऑर्बिट एक खास एनर्जी लेवल को शो करता है। लिहाजा ये बैंड भी एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी लेवल को जो एक खास रेंज में जो होगी उसको क्या करता है? शो करता है। तो ये था हमारे पास क्या कि ऑर्बिट स्प्लिट होके नंबर ऑफ ऑर्बिट में जब चला जाएगा तो फिर बैंड की बात। अब बेटा जरा और से याद रखिएगा, जब हम एटम की डिस्कशन करते हैं तो ऑर्बिट की करते हैं, जब सॉलिड मटेरियल की डिस्कशन करेंगे तो ऑर्बिट की नहीं बल्कि बैंड की डिस्कशन करेंगे। मैंने कहा ये जिसला आप पढ़ते थे बैलेंस शेल, तो वहां पे हम कहेंगे बैलेंस बैंड, वहां पे हम कहेंगे बैलेंस बैंड। अब मैं बैलेंस बैंड और उसका ताल्लुक आपके सामने कुछ यूं रखूंगा कि जनाब ये जरा वो देखिए ना, थोड़ा सा कर दें, थोड़ा सा यहां से इधर सुन ऑप्शन क्या है? अच्छा बच्चों, अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो दोबारा फुल ज्वाइन करना, पार्टिसिपेंट क्या करना। अच्छा भाई यहाँ आए जरा, ठीक यहाँ आइएगा जरा बेटा। अब जब हम सॉलिड की बात करेंगे, जिस तरह वहां पर बात करते थे ऑर्बिट की एनर्जी लेवल की, यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? बैंड की। फॉर एग्जांपल ये इनर बैंड आ गया जिसमें खास वो क्या है? विड्थ उसकी है, ये आ गया इनर बैंड। ये उसके बाहर वाला अगला ऑर्बिट जिस तरह अगला बैंड, ये अगला ऑर्बिट आ गया, अगला बैंड आ गया। अच्छा, अब बेटा जिस तरह हर दो ऑर्बिट के दरमियान एक एनर्जी गैप, इसी तरह हर दो बैंड के दरमियान एक फॉरबिडन रीजन है और एक एनर्जी गैप है। ये बैंड है इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये बैंड है इसकी एनर्जी कम है, ये बैंड है इसकी एनर्जी, इसमें इसकी एनर्जी मीन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एनर्जी कम वाला है। अगर वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी गेन कर लेता है ऊपर चला जाए, तो लिहाजा यहाँ पे ये बैंड की शक्ल में वो सिचुएशन बनेगी ऑर्बिट्स के बजाय। बेटा वो आउटर मोस्ट बैंड जिस बैंड में जाके वो जो फील्ड होता है उसको कहते हैं आप बैलेंस बैंड। वो आउटर मोस्ट बैंड जिस बैंड में जाके इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट फील्ड बैंड जहां जिस तरह बैलेंस का चक्कर था, बैलेंस शेल का यहाँ का बैलेंस बैंड, उस बैंड को जो आउटर मोस्ट फील्ड बैंड है नॉर्मली उसको हम बैलेंस बैंड। और ऐसा बैंड, ऐसा एनर्जी लेवल जिसमें जाके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए वो क्या कहलाता है? कंडक्शन बैंड। ऐसा बैंड जिसमें जाके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए वो क्या कहलाता है? कंडक्शन बैंड कहलाता है। बेटा जरा गौर से देखिए, बेटा यहाँ जुमला गौर से देखना। कंडक्शन बैंड जरूरी नहीं है बहुत ऊपर ही हो, कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड भी हो सकता है। मैं कहना ये चाहता हूं वो बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन जब जाए फ्री हो जाए
रैंडम मोशन कर सके, फ्री हो, वो बैंड कंडक्शन बैंड कहलाता है। यानी अगर बैलेंस बैंड में ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए तो बैलेंस कोई कंडक्शन, बैलेंस किस वजह से कहते हैं कि वो आउटर मोस्ट फील्ड होता है जो जो केमिकल प्रॉपर्टीज का डिसीजन करता है, और कंडक्शन किस वजह से कहते हैं, वो बैंड फ्री हो। अगर बैलेंस में ही फ्री हो जाए इलेक्ट्रॉन तो क्या कहलाएगा, बैलेंस ही कंडक्शन कहलाएगा। ये बात समझ आई बच्चों ने? अच्छा एक बात है, अब सवाल यह क्या कंडक्शन बैंड से ऊपर बैंड ही कोई बेटा बोस होते हैं, बैंड हो सकते बेटा। जिस तरह हाइड्रोजन का आपने पढ़ा एक इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट कितने हैं, हजारों ऑर्बिट है, आपने एक इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है, तो बेटा अगर एनर्जी देंगे सेकंड में चला जाएगा, एनर्जी देंगे थर्ड में चला जाएगा, एनर्जी देंगे, इसका मतलब है ऑर्बिट के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। ये याद रखना कि ऑर्बिट तो ऊपर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस किस ऑर्बिट में रहेंगे, वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि ग्राउंड स्टेट में पहले पहला पेड़ फेल होगा, ऑर्बिट फेल होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करते, ऑर्बिट को इमेजिनरी अलाउड एनर्जी लेवल है जहां क्या इलेक्ट्रॉन दिखा। तो बेटा इसी तरह बैंड की सूरत तैयार होती है। तो नीचे वाले बैंड तुम्हारी डिस्कशन में नहीं देंगे, क्योंकि हमारी डिस्कशन में बैलेंस और कंडक्शन का चक्कर होगा सारा। तो ये था एनर्जी बैंड थ्योरी में स्टार्ट पॉइंट कि किस तरह बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड या ऑर्बिट से बैंड कैसे बनता। अब बेटा मैं जाऊंगा कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में, एनर्जी बैंड थ्योरी क्या फरमाती, तो इसका प्रमाण सुनते हैं हम जरा। तो उसके लिए यहां तक आपने पहले एटम के ऑर्बिट की डिस्कशन की, एनर्जी लेवल की, फिर आपने एटम से मटेरियल पे आए, मटेरियल में वही एनर्जी लेवल सेपरेट हो गए, ढेर सारे एनर्जी लेवल, तो लिहाजा हर दो एनर्जी लेवल के दरमियान एक गैप पाया है। वो एनर्जी लेवल को आपने क्या कहा, बैंड का, और आपके पास हर दो बैंड का एनर्जी ऑर्बिटल के आपकी बैंड एग्जिस्ट न करने का मतलब है कि वहां इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इधर बोलना थोड़ा सा मतलब अच्छा बच्चों ये था। अब बेटा क्रॉस तो ये है, ये फार्बिडन रीजन आ गया, ये फार्बिडन रीजन आ गया जहां पे, और हर दो बैंड के दरमियान की एनर्जी गैप है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा इसमें रहेगा, उससे कम होगा इसमें, इसका उससे कम होगा। तो ये था हमारे पास में। अब देखते हैं हम, यहां तक किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मैं 1 मिनट का गैप दे रहा हूँ क्वेश्चन करने, लेकिन रेलिवेंट करना बेटा, अगर क्वेश्चन करूंगा तो आप क्लियर ना हो तो रेलिवेंट क्वेश्चन बनता हो या बहुत पूरी तौर पर पूछ लें। ये रीड द चैट, चैट आपके पास नहीं, रीड द चैट ओपन करके क्वेश्चन चेक करें। बेटा बस थोड़ा सा टाइम आप क्वेश्चन कर सकते हैं, करें नहीं तो मैं आगे जाऊंगा। हाँ जी ओके ओके बच्चों, क्वेश्चन आपकी तरफ से कोई नहीं आया, इसका मतलब आपको सारी समझ आ गई है। क्योंकि समझना आने वाली बात इसलिए नहीं कहूंगा, अल्लाह का फजल है कि बड़े बड़े कॉम्पिटेंट स्टूडेंट इस वक्त मुझे सुन रहे लाइव, तो वही लोग सुन रहे जिनका नेट जो बहुत जिम्मेदार लोग हैं, बाकी गैर जिम्मेदार लोग मीटिंग होगी और दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। एक मिनट बेटा, मीटिंग 1 मिनट के बाद शायद एंड हो जाए, जैसी एंड होगी हम रिफ्रेश करके स्टार्ट कर लेंगे, परेशान नहीं होना आपने। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एनर्जी बैंड थ्योरी कंडक्टर्स के बारे में क्या कहती है, इंसुलेटर्स के बारे में क्या कहती है, जैसे भी पढ़ा
एंड सेमीकंडक्टर के बारे में क्या कहती है? चलिए, अच्छा, एनर्जी बेस्ड थ्योरी कंडक्टर्स के बारे में या मेटल्स के बारे में ये फरमाती है बच्चों, कहती है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनका जो बैलेंस बैंड होता है वो, और जो कंडक्शन बैंड होता है वो ऑलमोस्ट ओवरलैप करते होते हैं। यानी ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि